प्रोबेबिलिटी की शीट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 कर चुके थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो अभी ज़्यादातर लोग देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी प्री बोर्ड आ रहा है, तो इसलिए मैंने आज भी नहीं डाला, कल भी नहीं डाला। अभी प्रोबेबिलिटी पे भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। कल से फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिज्यूम कर लेंगे। अभी हम प्रोबेबिलिटी पे वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और 17 को जिनका प्री बोर्ड है उनका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो कर रहे थे हम उसमें 32 हो गया था और हम अब जा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला होगा 33 करने को, सेम ही मेथड था। अब हम 34 पे आ रहे हैं। 34 में बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल रिसीव ए बी सी और डी ग्रेड आर 0.40, 0.35, 0.15 एंड 0.10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए स्टूडेंट गेट ग्रेड तो ए का है 0.40, जिसको हम लिख सकते हैं 40/100, 2/5। थोड़ा आसानी रह जाती है इसको सॉल्व करने में। बी ग्रेड है 0.35, 35/100, 7/20। सी ग्रेड है 0.15, 3/20 एंड डी ग्रेड 0.10, तो ये हो जाएगा 10/100, 1/10। अब क्या पूछा गया है उसका जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल रिसीव बी और सी ग्रेड। तो ये तो सिंपल है, ए स्टूडेंट रिसीव बी और सी। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है बी और सी, तो ये दो इवेंट हो गई बी और सी वाली। तो हमने क्या बोला था कि आपको जब भी कोई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आए तो जो इवेंट होगी तो उसको पहले क्वेश्चन पढ़ लो, अपने आप बता रही होगी कि ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो आप सोचिए, एक स्टूडेंट को या किसी एग्ज़ाम में हमने ग्रेड सिस्टम का रख रखा है, हमने उसे ग्रेड दी है, तो बी मिलेगी या सी मिलेगी। यानी कि बी मिलेगी तो सी नहीं, सी मिलेगी तो बी नहीं, यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब है ये कैसी इवेंट है, डिपेंडेंट। और अगर ये डिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब है या तो बी आएगा या तो सी, यानी प्लस लगेगा। बी ग्रेड को 7/20 एंड सी ग्रेड 3/20। आंसर इज़ 1/2 या फिर 0.5। पहला आंसर हो गया। इसके बाद बोला है एटमोस्ट सी ग्रेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। जो ये एटमोस्ट वाली कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेकंड बोला एटमोस्ट सी ग्रेड। अब यहाँ गलती क्या होती है, यहाँ जो आपको बताया गया है उसके हिसाब से हमें चलना होता है। ठीक, तो क्या मिस्टेक क्या होती है पहले कि एटमोस्ट सी ग्रेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड है तो लोग गलती ये कर देते हैं कि या तो ए मिल गई या तो बी मिल गई या तो सी मिल गई, मतलब सी मैक्सिमम है तो सी से पीछे चले जाते हैं। गलत हो गया। जब आप सोचो ज़रा मिस्टेक हुई क्यों। उसने ये बोला है कि एक स्टूडेंट इतना बड़ा गधा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड मिलेगी का मतलब ये हुआ कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिली तो सी और वरना डी। ठीक है ना, तो ए बी नहीं लेना है क्योंकि फिर तो उसकी अच्छी स्थिति होगी, तो फिर सी ग्रेड क्यों जाएंगे हम। उसने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड क्या मतलब है कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया तो सी बनना, तो भैया इसको डी लायक है ये। ठीक, अब हम सी और डी के कंडीशन है 3/20 एंड प्लस 1/10। तो यहाँ हो गया आपका 20, यहाँ हो गया 5 मतलब 2
और ये आ गया आपका 5/20, ये 1/4, 0.25 इज योर परफेक्ट एंड राइट आंसर। करेक्ट है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सेकंड एक्सरसाइज में भी मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के नाम पे, ठीक। बट हम उनको फॉर्मूले से कर ही नहीं रहे, हम यहाँ एक्चुअली में फॉर्मूले लगा ही नहीं रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन मोटिव है कि अगर हमें फॉर्मूले लगाने भी पड़े तो हमें उनका मीनिंग पता हो, जिससे कि लगाना आसान हो जाए, ठीक है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा हैंडलिंग माइंड से हो, हम एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उससे क्या होता है, फॉर्मूला जज नहीं करना पड़ता, ठीक। अब जहाँ मजबूरी है वहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन वो पता भी होना चाहिए। बट जैसा इंटीग्रेशन में किया था ना हमने, कि हमारे पास मेथड भी है, फॉर्मूला भी है, एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 है। इन्होंने बोला कि राम और मोहन दोनों लोग एक अपीयर होते हैं एग्जाम में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम एंड मोहन टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो राम के क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3, और मोहन के जो प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की वो है 4/5। इफ ए टीचर गिव्स ए क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। पहला क्वेश्चन, इसकी क्यों आने लगी, 9वीं के स्टूडेंट याद कर रहे हैं क्या? पहला क्वेश्चन इज सॉल्व, ये जरा ध्यान से समझना। देखो, क्वेश्चन इज सॉल्व का मतलब क्या है, हम इस लॉजिक को समझते हैं, ठीक है। मैं कैसे समझाता हूँ उसको ध्यान देना। उन्होंने बोला ये हम मोहन की और राम की कुछ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज़ है 2/3 और 4/5, ठीक। तो आप किसी टीचर ने उनको क्वेश्चन दिया और वो ये चाहता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कौन करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लॉजिक बनेगा, तो देखिए ज़रा लॉजिक दो तरीके से करते हैं। पहला, मोहन ने कर दिया, राम ने नहीं कर पाया। राम ने कर दिया, मोहन ने नहीं कर पाया, और दोनों ने कर दिया, ठीक। अब सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है सबसे मेन, कि हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, मोहन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का राम पे कोई असर पड़ेगा नहीं, और राम के क्वेश्चन सॉल्व करने का मोहन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दे आर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट नहीं है कि मोहन ने कर लिया तो राम ने नहीं कर पाया, राम ने कर लिया तो मोहन ने नहीं कर पाया। ये डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब हमें दूसरे को निगलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऐसी ही बात है। मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, पहले समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला एक पोस्ट है आपके पास, ठीक है, वैकेंसी निकली हुई है और दो लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने बोला वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ये हमसे बोला। तो या तो ए सिलेक्ट होगा या तो बी सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन सिर्फ एक ही है। तो अगर ए सिलेक्ट होगा तो बी ऑटोमेटिक निगलेक्ट हो गया, क्योंकि पोस्ट एक ही है। और जब बी सिलेक्ट होगा तो ए ऑटोमेटिकली निगलेक्ट हो जाएगा। जबकि मान लीजिए पोस्ट हैं 2 और लोग भी हैं 2, और मैंने फिर यही क्वेश्चन पूछा, वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो आप क्या करेंगे? अब ए सिलेक्ट होगा तो बी नहीं होगा, क्योंकि अब पोस्ट भी 2 हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बी भी हो जाए। समझ आ गई बात? तो इसीलिए यहाँ कंडीशन में बी को निगलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर बी हो गया, ए नहीं, क्योंकि वन ऑफ देम बोला हुआ है। समझ आ गई बात? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और बिल्कुल सेम डिफरेंस जो आप यहाँ पे अब लेंगे वो इसके साथ होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम चीज़ आ रही है, ऊपर वाले में भी दिखाते हैं। देखो, यहाँ वाले में ये नीचे वाली कंडीशन थी, ये हो नहीं सकती, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इंडिविजुअल है, सॉल्व कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा ये गया है क्वेश्चन सॉल्व हो के आए, तो हमारे पास 3 कंडीशन बनी
कि मैं मोहन ने कर लिया, राम ने नहीं कर पाया, राम ने कर लिया, मोहन ने नहीं कर पाया, दोनों कंडीशनों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और दोनों ने कर लिया तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो मेन मीनिंग यही था ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोहन वाले की हो गई 4/5, राम वाले की नहीं लेनी है तो 1 - 2/3। फिर राम वाले की हो गई आपकी 2/3, मोहन वाले की नहीं लेनी है 1 - 4/5, और फिर दोनों ने कर लिया 4/5 इंटू 1/3, 2/3, 1/5 प्लस 8/15। ये हो गया आपका 4+2 + 8/15, 14/15। एक मेथड तो ये है। अब इसका आसान मेथड देखते हैं। आसान मेथड ये था कि क्वेश्चन इज सॉल्व्ड जब भी हो जाए, या ऐसा हो जाए कि हम 4 टारगेट हिट कर रहे हैं, टारगेट वॉट मतलब एक टारगेट को हिट करना है, 4 लोग टारगेट को हिट कर रहे हैं, टारगेट वॉज हिटेड, तब भी आप यही करेंगे जो अब हम करने जा रहे हैं। 1 - नन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। यानी कि ना तो मोहन ने कर पाया ना ही राम ने, इसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 - 4/5, 1 - 2/3, 1 - 1/5, 1/3, 1/15, आंसर 14/15। अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, नीचे वाली कंडीशन में तो देखो, इसका सैंपल स्पेस बना के दिखाता हूँ मैं, और ये आप भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सोचना है। ठीक, राम और मोहन 2 लोग हैं, और यस और नो 2 चीज़ें हैं कि या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो राम के पास भी 2 ऑप्शन है कि या तो करेंगे या तो नहीं, और मोहन के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो करेंगे या तो नहीं। इसका मतलब टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 4। अब वही हम ले रहे हैं। दोनों ने कर लिया, दोनों ने नहीं कर पाया। फिर राम ने नहीं कर पाया, मोहन ने कर लिया, राम ने कर लिया, मोहन ने नहीं कर पाया। यही 4 पॉसिबिलिटी है। अब आपने पहली वाली कंडीशन में क्या किया था? इन तीनों को ऐड कर दिया था, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। और सेकंड वाली कंडीशन में क्या किया है कि 1 इन चारों को मिला के प्रोबेबिलिटी है, तो 1 में से अगर हम इसको बाहर कर देंगे तो बचेगा कौन? यही बचेगा ना। तो यही वो 2 ऑप्शन है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट बोलता है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व। मतलब कम से कम एक बंदा तो सॉल्व कर ले, सेम तरीके से होगा। क्योंकि ये बात भी मैंने पहले दिन ही प्रोबेबिलिटी जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसी दिन आपको ही समझा दिया था ये वाला लॉजिक, नन ऑफ देम वाला, कि 1 - एटलीस्ट 1 ऑफ देम, या फिर एटलीस्ट 1 ऑफ देम बोला जाएगा तो आप 1 में से नन ऑफ देम बाहर कर देंगे। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। तो अब उसी लॉजिक के हिसाब से हम अपना काम चलाएंगे यहाँ पे, जो हमसे कहा गया था। और इसमें भी मैं आपको दोनों चीज़ें समझा दूंगा क्योंकि लॉजिक दोनों के सेम है। उन्होंने बोला था पहले वाले में कि क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, तो लॉजिक बस समझ में आ गया कि क्वेश्चन सॉल्व होके आए, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है। और यहाँ बोला एटलीस्ट 1 ऑफ देम सॉल्व, तो हम क्या करेंगे? 1 में से नन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन वाले को बाहर कर देंगे। तो क्या होगा नन ऑफ देम का मतलब? ना तो राम ने किया ना ही मोहन ने। सेम 4/5, 1 - 2/3, ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/3, आंसर 14/15। तो दोनों के आंसर सेम तरीके से निकलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। ABC 3 स्टूडेंट हैं, टारगेट को हिट करते हैं। उनके हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 4/5, 5/6। इफ़ ऑल ऑफ देम हिटिंग द टारगेट 1 by 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। पहला नन ऑफ देम हिट द टारगेट, तो सबके 1 में से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फिर बोला टारगेट वॉट हिटेड, तो जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ था तो नन ऑफ देम को 1 में से माइनस कर देना, टारगेट वॉट हिटेड हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गए क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37, 38, 39 एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो मैंने डाल दिए। एक बार इनको भी एक नज़र मार लेते हैं। हाँ, नो डाउट टिपिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 आपसे? बोला इफ ए एंड बी प्ले ए गेम विथ थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, whom will win the game whom first get who will win the game whom first gets 7 as a sum. If A will start the game then find the probability that, पहला A win, दूसरा B win. तो क्योंकि एक पेयर ऑफ डाइस के संग गेम हो रहा है तो A एंड B प्ले ए गेम विद ए पेयर ऑफ डाइस. ठीक, अब पेयर ऑफ डाइस पे जिसके पास 7 आ जाएगा, पहले सम 7 आ जाएगा, तो हु विल विन द गेम whom first get 7 as sum. तो इसका मतलब हमें पहले ये सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी. तो अब हम इसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कि सम जो है वो 7 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, अब बार बार लिखना ना पड़े तो हम इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा. लेट ई हमने ले लिया कि सम है, सम इज़ 7, और एफ ले लिया सम इज़ नॉट 7, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पहले फेवरेबल केस निकालने पड़ेंगे. तो टोटल केस कितने हुए आपके सम, क्योंकि 2 डाइस हैं तो 6 × 6 मतलब 36. अब फेवरेबल केस की बात करें अगर हम, सम 7 है तो 2 डाइस का मामला है तो आसानी से हो जाना चाहिए. तो 1 नहीं हो सकता, 2 से होगा. 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2. ठीक, और 1 6 और 6 1. ठीक है, हो गए सारे. अब हमारी प्रोबेबिलिटी आई कि ई मतलब सम 7 होना चाहिए. तो ये 6 कंडीशन है, आंसर इज 1/6. और एफ आया तो ये 1 में से 1/6 माइनस, क्योंकि ये नहीं आने की है तो 5/6. ये बात हो गई कंप्लीट. अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ जो कि है टफ. अब गेम स्टार्ट किया है ए ने और उसको जिताना है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमें ये पता लगाना है. तो ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना. ए ने गेम स्टार्ट किया और जब ए हारेगा तब बी के पास मामला जाएगा. समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है. और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई एक जीत नहीं जाता. ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ बेट लगाने बैठे हैं, मतलब हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. हमें नहीं मालूम है कौन जीतेगा, बट हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो ए के विन होने की है. तो सोचो कैसे होगी. ए के पास गया, ए जीत गया, ठीक, पहली बार में ही जीत गया, तो बी के पास गेम जाएगी नहीं, बी बंद हो गया, ख़त्म बात. बट ऐसा भी तो मतलब हमें तो और की कंडीशन लेनी पड़ेगी ना, कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा हो जाए. तो ए नहीं जीता तो अब बी भी नहीं जीतेगा. क्यों? क्योंकि ये ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी है. तो लौट के फिर गेम ए के पास आया होगा, अब जीत गया, मतलब जो भी जीतेगा वो अपनी चांस में ही जीतेगा. अब फिर और, अब ए के पास गया नहीं जीता, बी के पास गया नहीं जीता, ए के पास फिर चांस आई नहीं जीता, बी के पास चांस आई नहीं जीता, ए अब जीत गया. यानी कि यहाँ कंडीशन क्या बन रही कि पहली बार ए के पास गया था, या तीसरी बार गया था, या फिर 5वीं बार, तो अब 7वीं बार जाएगा, एंड डॉट डॉट डॉट. और ऐसा चलता रहेगा जब तक कि कोई एक जीत नहीं जाता. और हमें पता नहीं है कि कौन जीतेगा, तो हम तो ए को जिताने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. मतलब कि हम ये बेट लगा रहे हैं, ये कह सकते हैं गैस कर रहे हैं कि जीते किसके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो इससे हमें आसानी हो जाएगी. ठीक है, अब हम यही लॉजिक यहाँ पे फिट करते हैं. ठीक है, पहली चांस ए की थी, ए जीत गया, या के लिए और का मतलब प्लस. ए नहीं जीता तो फिर बी भी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि ए को विन कराना है. ए के पास फिर चांस आई, अब जीत गया. फिर ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर तीसरी चांस मतलब आगे बढ़ी, नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, अब ए जीत गया, एंड अप टू इन्फिनिटी. ऐसे ये चलता रहेगा. अब हमने इसे सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटीज़ डाली. ठीक है, तो ए जीत गया मतलब उसके पास ई आ गया, यानी कि 7 आ गया, 1/6. यहाँ 5/6 नहीं जीता था, यहाँ भी 5/6 नहीं जीता था, अब 1/6. फिर 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 एंड 1/6 और अप टू इन्फिनिटी. ये एक सीरीज़ बन गई तुम्हारी. आप ध्यान से देखो तो ये इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r होता है.
जहाँ पे r लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 होगा। तो अब उस हिसाब से अगर हम चलें तो क्या आंसर आएगा? ये मतलब पहला टर्म 1/6, 1 माइनस आर, तो इसमें जब इसका डिवाइड होगा तो 5/6 का स्क्वायर बचेगा, और इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तब भी वही बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो जो है वो 5/6 का स्क्वायर हो गया। अपॉन में आ गया 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एक 6 से 6 कैंसिल, एक हो गया 6 माइनस 5 यानी 1, एक हो गया 6 प्लस 5 11। तो ए के विन होने की 6/11 प्रोबेबिलिटी है। अब हमें निकालनी है बी के। तो बी, अब क्योंकि दो ही लोग खेल ही रहे हैं तो फिर हम 1 में से माइनस कर देते हैं 6/11, तो आंसर हो गया 5/11। और इस बी वाले विन को भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे ऊपर वाले को निकाला था, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक, अब देखो, अब हमें बी को जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात। ए के भाई गेम ए ने स्टार्ट किया है, तो ए नहीं जीतेगा तभी तो बी के पास गया होगा, तो बी की पहली चांस आ गई और वो अपनी पहली चांस में जीत गया। अब ज़रूरी तो नहीं, तो ए के पास गया नहीं जीता, बी के पास गया नहीं जीता, फिर ए के पास आया नहीं जीता, बी के पास आया अब जीत गया। क्योंकि यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है कि ए की पहली चांस थी या फिर तीसरी थी या फिर पाँचवीं थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ बी की दूसरी चांस थी, क्योंकि जब ए हारेगा तब बी के पास जाएगा। तो अब इस दूसरी के बाद कौन आएगा? चौथी, चौथी के बाद कौन आएगा? 6 छठे पे। ठीक, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ये हो गया 5/6 1/6, ये हो गया 5/6 पावर 4 1/6, सॉरी 5/6 की क्यूब, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। 5/6 1/6 इनफाइनाइट जीपी का लॉजिक। यहाँ 5/6 स्क्वायर, 5/36, 36 अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कैंसिल हुआ, 5/11। तो इससे भी आंसर वही आ रहा है जो इससे आ रहा है। समझ आ गई बात? नो डाउट टिपिकल क्वेश्चन है। समझ आ गई बात? दोबारा समझा देता हूँ। बोला था कि ए और बी दो लोगों ने गेम स्टार्ट खेल रहे हैं 2 डाइस के साथ, जिसके पास सम 7 आ जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक, ये हमसे कहा गया था। तो अब सबसे पहले सम 7 निकालने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। तो यहाँ 1/6 ना आने की 5/6। अब ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो अब गेम स्टार्ट हुआ, ए ने गेम स्टार्ट किया, वो जैसे ही उसने स्टार्ट किया वो अपनी चांस में जीत गया, ये हमने एज्यूम किया है। अब ज़रूरी तो नहीं है, तो और आएगा, और का मतलब प्लस। अब ए ने गेम स्टार्ट किया, ए अपनी चांस में नहीं जीता पहली, तो फिर बी के पास गेम गया होगा, बी भी नहीं जीतेगा, क्योंकि यहाँ ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए को ही जिताना पड़ेगा। ठीक, तो अब ए लौट के गेम फिर ए के पास आया होगा, अब जीत गया। ठीक, यानी अपनी तीसरी चांस में। तीसरी चांस का मतलब ये है कि या तो वो पहली चांस में ही जीत जाए या फिर अपनी चांस का वेट करे अगली कि अब कब आएगी। तो उसके लिए ए हार चुका है तो बी को हारना पड़ेगा। ठीक, तो अब ए के पास लौट के आया, ए अपनी चांस जैसे ही आई फिर से फिर जीत गया। ज़रूरी नहीं है, तो अब फिर अगर नेक्स्ट चांस आएगी तो 2 चांस अब हो चुकी होंगी, यानी ए और बी की एक चांस में दोनों हार गए, फिर दूसरी चांस आई ए और बी की, वो फिर हार गए, और फिर ए के पास 5वां राउंड जैसे ही आया, मतलब 5वें नंबर पर जैसे ही आया वैसे ही वो जीत गया। एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। इसे हमने सॉल्व कर लिया, 6/11 इज योर आंसर। अब बी को बिना आने की या तो आप इसी मेथड से निकालें और या फिर हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1 में से माइनस कर देंगे ए के विन होने की, तो बी के विन होने की निकल आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और करते हैं हम और देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन केवल मैंने इसलिए डाले हैं कि जिससे आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चले। 39 और 38 ये भी इसी बेस पे क्वेश्चन है, तो आप 38 करेंगे, 39 में बता रहा हूँ। ठीक है, बोला है ABCD प्ले, ABCDE प्ले ए गेम with throwing a pair of dice. Who will win the game? Whom first get 10 as a sum. तो इसका मतलब है हम E ले लेते हैं कि सम होगा 10 और F ले लेते हैं कि सम इज नॉट 10। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे ये, तो ज़रा ध्यान दें मेरी बात पे। टोटल केस कितने बने, क्योंकि
डाइस 2 हैं तो टोटल केस बने 36। अब सम होना चाहिए 10। तो प्रोबेबिलिटी तो बाद में बात करेंगे, पहले तो फेवरेबल केस बनाने पड़ेंगे। फेवरेबल केसेस फॉर सम इज 10 क्या बनेंगे? तो देखिए आपका बनेगा 4 और 6, 6 और 4, 5 और 5, 3 केस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ई यानी सम 10 होने की 3/36, 1/12, और ना होने की 11/12। ये एक बात हो गई। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ आगे कि क्वेश्चन जो है हमसे अब क्या चाहता है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है सी विन। अब हमें सी को जिताना है। गेम स्टार्ट हुआ ए से, ठीक। तो लिखा भी है इफ़ ए विल स्टार्ट द गेम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ए ने गेम स्टार्ट किया, सेम लॉजिक। तो अब देखिए फिर से समझते हैं। ए ने गेम स्टार्ट किया, ए जीत गया, तो फिर यहाँ पे सी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो जब हमें सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए को हारना पड़ेगा, बी को हारना पड़ेगा, तब सी के पास जाएगा। सी अपनी पहली चांस में जीत गया, ठीक। तो पहली चांस तो उसे तब मिलेगी ना जब ए और बी हार चुके होंगे। या फिर ए के पास गया, नहीं जीता, बी के पास गया, नहीं जीता, सी भी अपनी पहली चांस हार गया, तो अब डी के पास गया, वो भी हारना चाहिए, ई भी हारना चाहिए, तब हम फिर ए के पास आए, हार गया, बी के पास आए, हार गया, सी अब जीत गया। क्योंकि सी की चांस कैसे आएगी? पहली चांस तो उसकी यहीं आ गई थी ए और बी के बाद, तो आगे तो डाइस जाएगा ही नहीं गेम होने, क्योंकि सी जीत चुका है। अब दूसरी बार में क्या होगा कि ए बी सी डी का एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब रिटर्न आएगी। तो उसके बाद फिर ए जी पहले खेलेगा, फिर बी खेलेगा, तब सी की बारी आएगी। तो सी अपनी ही चांस में तो जीतेगा। तो यही लॉजिक हमने यहाँ फिर से क्रिएट किया। तो क्या आया कि ए नहीं जीता, मतलब कि ए नॉट, बी नॉट, पी सी, फिर प्लस ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, डी नॉट, ई नॉट, ए नॉट, फिर से बी नॉट, और फिर अप सी, एंड अप टू कब तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। पहला 11/12, 11/12 दो बार है स्क्वायर, और यहाँ 1/12, यहाँ पे 11/12 होल पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 1/12 अप टू इन्फिनिटी। वही जीपी वाला लॉजिक, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस डिवाइड वाला, तो यहाँ बचा 5। कर दीजिए इसको सॉल्व। 11 स्क्वायर 12 की पावर 3, 12 की पावर 5 अपॉन 12 की पावर 5 माइनस 11 की पावर 5। अब कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा बड़ी, तो इसलिए हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी। ऊपर वाला तो सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाली पावर 5 है तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये हो गई। अब उन्होंने बोला ई के विन होने की, तो ये 1 में से माइनस नहीं होगी, क्योंकि 5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर ई की निकालनी है तो फिर 1 में से ए बी सी डी चारों माइनस करने पड़ेंगे, वो बहुत टाइम लेगा। तो सीधा ई विन की ही बात कर लेते हैं। ये ई विन होएगा तो क्या कंडीशन बनाएंगे हम? सेकंड पार्ट, स्कूल के टीचर से मत पूछ लेना, नहीं तो बेचारा उसके सुसाइड की जिम्मेदारी तुम लोग की होगी फिर, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत टेढ़े हैं ये, ठीक है। जो कर लेगा एक बार, अब तुम्हें आ जाएगा आराम से समझ में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से कर लोगे। अब पहला, ए हारेगा, बी हारेगा, सी हारेगा, डी हारेगा, तभी की बारी आएगी, ई जीत जाएगा अपनी पहली चांस में। ज़रूरी नहीं। तो अब ए बी सी डी ई का एक राउंड कंप्लीट करो ना के साथ, क्योंकि वो हम पहले ही ले चुके। फिर ए शुरुआत हुई, अब भी ए बी सी डी नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमें ई को जिताना है, हम बायस्ड हैं, ठीक है। हमने पैसे खा लिए ई से, इसलिए, ठीक है। अब आ जाओ भैया अपने प्रोबेबिलिटी पे।
क्या थी ना होने की 11/12, तो 11/12 होल पावर 4 1/12, इधर 11/12 होल पावर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी 11/12 होल पावर 4 1/12 डिवाइड 11/12 होल पावर 5। ठीक है, सॉल्व करो। 11/4/12 12/5/12 माइनस 11/5 कैंसिल, दैट इज योर आंसर। सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर दें, वरना ऐसा ही छोड़ दें। तो ये है आपके क्वेश्चन, इनिशियल जो 11th में प्रोबेबिलिटी थी उससे बेस्ड, जो हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया गया है और बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बता दिया गया है। उससे रिलेट करके क्वेश्चन हम लोगों ने करके देखे हैं, जिससे कि हमें वो चीज़ें क्लियर होती जाएँ। अब इस ज्ञान का इस्तेमाल हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो हेडिंग लगा दीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ आगे कूच करते हैं। ठीक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी इसमें कंडीशन बनेंगी और कंडीशन आपको दे रखी होगी। अभी तक क्या होता था, अभी तक हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता था वो सीधा सीधा होता था कि भैया एक लोग हैं, दो लोग हैं, चार लोग हैं। ठीक है, या तो इंडिपेंडेंट है या तो डिपेंडेंट है, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते थे। अब क्या होगा, अब इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी और वो ये होगी कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट के होने से फ़र्क पड़ रहा होगा उसके, कि भैया ये वाली इवेंट जो आप कर रहे हो ये दूसरी वाली इवेंट या तो पहले हो चुकी होगी या तो बाद में हो चुकी होगी। तो ये अब ये फ़र्क डालेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और पहले तो हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट के बिना तो आगे नहीं जा रहा हूँ मैं, बेस तो समझना ही पड़ेगा, बिना बेस के तो समझ में ही कुछ नहीं आएगा। और जैसा मैं बताऊं, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो वैसे ही आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। आपके लिए क्वेश्चन इतना हलवा हो जाएगा जो दूसरों के लिए नहीं होगा। और ऑब्वियस है, बुक के क्वेश्चन है यार बहुत सिंपल। ठीक है, सीट में जो दूंगा वो आपके क्वेश्चन होंगे हॉट्स वाले, हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो वो ज़रा ध्यान से करना क्योंकि वही बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने वही उठाए हैं। ठीक है ना, देखो देखो, let A and B be two events associated with the same random experiment, then the probability of occurrence of A under the condition B has already occurred is known as conditional probability। देखो बहुत भारी भरकम चीज़ लिख दी है, लेकिन अब वो समझाएंगे तो समझ में आएगी। ये बोल रहा है कि ए और बी एक ही एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ए और बी दो अलग अलग लोग हैं। ए और बी जो है एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके दो पार्ट हैं। ठीक, अब उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी आपको यहाँ पे ए इस तरीके से दी गई होगी कि ए जब हो रही होगी और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी उसमें हमें ये ध्यान देना होगा बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी पहले ही हो चुकी है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमने एक डाई को रोल किया, दो डाई को रोल किया, और मैंने आपसे बोला कि सम जो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम 7 होगा। ठीक, और बी, ये तो ए हो गई। अब बी में क्या आएगा, वो बोलेगा कि एक डाई पे 5 आए। तो अब ये जो बी वाली कंडीशन है इसका मतलब ये हुआ। अब आप सोचो सम 7 पहले आएगा या पहले 5 आएगा।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने डाई को रोल किया तब जो 2 नंबर गिरे होंगे उनमें से एक अगर 5 होगा तभी तो उसके संग 2 मिल के 7 बनेगा, तो 7 तो पहले हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए पहले कौन आया, पहले आया 5, कि भैया 5 आ जाएगा तब जाके 7 बनेगा वो। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो विच इज डिनोटेड बाई ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, या फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। दोनों ही तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले हैं इसके। ठीक, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू जी दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि दोनों ही लगेंगे, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चनों में प्रोबेबिलिटी वाला आपको टफ पड़ेगा, कुछ क्वेश्चनों में नंबर वाला टफ पड़ेगा। तो ये जो नंबर वाला ये आया कैसे होगा, ये ऐसे आया होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालो और उसमें एन एस का डिवाइड कर दो, मतलब टोटल का डिवाइड कर दो, प्रोबेबिलिटी आ गई। और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालो और एन एस का डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल तो दोनों का सेम होगा। अब इन दोनों का जब आपस में हम डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। तो आप लौट के वहीं पहुंच जाओगे, दैट इज नथिंग बट ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ अपॉन में रहेगी वो ऑलरेडी अकड़ वाली कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसीलिए ए अपॉन बी है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें कि बी अपॉन ए, तो अब उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑलरेडी अकर्ड है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ ए। तो दोनों हैं, आपको दोनों ही पूछे जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, वो ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ए अपॉन बी निकालेंगे या बी अपॉन ए। यही सबसे बड़ा सवाल है, ठीक। और ज़्यादातर क्या 99% केसेस में ये पता ही नहीं होता है लोगों को। वो आधे टाइम ये झूलते रहते हैं इस बात में कि यार ए अपॉन बी था कि बी अपॉन ए था, और कुछ तो तुक्के मार के करते हैं कि चलो निकाल के देखते, जो मैच कर जाएगा वो ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में फिर क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, बढ़िया वाला, ध्यान से सुनना। नोट, बढ़िया चीज़ है ये बहुत। इससे आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी, सब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। देखो पहला पॉइंट, इफ द क्वेश्चन कंटेन्स what is the probability or what is the conditional probability of A। ये स्टेटमेंट अगर किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि इफ द क्वेश्चन कंटेन्स, ये स्टेटमेंट, या तो स्टेटमेंट ये में ये लिखा हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और या फिर लिखा हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट किससे पहले लगा है ये देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है या व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है, तो आप समझ जाइए ए ऊपर रहेगा और बी नीचे, और हमें पी ए अपॉन बी निकालना है, ठीक। और अगर यही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता तो बी अपॉन ए निकालना है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, इफ द क्वेश्चन, वैसे तो काम इसी से हो जाएगा, कंटेन्स, इट इज नोन दैट और इट इज गिवन दैट ऑफ ए। मतलब अब जो आपके पास क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हो कि इट इज नोन दैट और इट इज गिवन दैट, और किससे पहले लगा हुआ है, ए से पहले, तो अब आप ए बी अपॉन ए निकालेंगे। समझ आ गई बात,
कि अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ना पूछी गई हो और नीचे वाली कंडीशन दी गई हो कि ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, तो आप देखेंगे किससे पहले लगाएंगे। इट इज़ नोन दैट, इट इज़ नोन दैट या इट इज़ गिवन दैट का मतलब आपको पहले ही पता था कि ए हो चुका है, और जो पहले पता है वो अपॉन में रहेगा, तो इसलिए बी अपॉन ए। और अगर ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट या व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट, और किससे पहले लगाए, ए से पहले, तो ए ऊपर रहेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब क्वेश्चन 29A। अब देखिए ऊपर के तो हैं भैया थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ही हलुआ वाले, हम पहले थ्योरी क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4 अभी बाद में करेंगे, ठीक है, बता दूंगा मैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं और देखो आपको मज़ा आएगा करने में। बोला है ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो ए डाई इज रोल्ड, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट हुआ क्या है। एक डाई को रोल किया गया है, ठीक है, तो ए डाई इज रोल्ड। अब आउटकम और ये वाली बात और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाली बात, इसमें से दो कंडीशन है, हमें ये पता लगानी है वो कौन कौन सी दो हैं और उनको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लेट ई इक्वल टू, ठीक है, एक ई होगी एक एफ होगी। तो पहली कंडीशन फिर से पढ़ो, ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, तो हम किसी भी एक को ले लेते हैं ई, ये आपकी मर्जी है। आउटकम इज इवन नंबर, ये लिख लिया। अब एफ पे आ जाओ, अब ये प्रोबेबिलिटी के बाद लिखी होगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2। दो कंडीशन, ये दो कंडीशन पहले आप बना लीजिए, कोई भी ई कोई भी ए कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये हो गया। अब हम बनाएंगे इनके सेट, कैसे बनेंगे देखो ई के बारे में, और जब आप ई को सॉल्व करें तो एफ को मत देखना, और जब एफ को सॉल्व करें तो ई को मत देखना, वरना बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आउटकम इज इवन नंबर, हमें केवल देखना है कि एक डाई को रोल किया और आउटकम यानी कि जो नंबर हमें मिला वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर डाई पे क्या क्या होते हैं, 2 4 और 6, क्लियर है। अब हम एफ पे आए, अब मैं जब एफ को सॉल्व करूंगा तो ई को नहीं देखूंगा। बोला है नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब हमने एक डाई को रोल किया और 2 से बड़ा नंबर आ गया, तो 2 से बड़ा नंबर कौन होगा, 3 4 5 और 6, कंप्लीटेड, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हमने निकाला क्योंकि इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी दोनों का कॉमन, तो हमें मिला 4 और 6। अब फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि भैया ये बताओ कि अब ई अपॉन एफ निकालें या एफ अपॉन ई। तो अब मेरा वो कारगर वाला मंत्र काम करेगा, और मंत्र क्या था, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ये देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किससे पहले लगा हुआ है, बोला नंबर ग्रेटर देन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नंबर ग्रेटर देन 2, और हमारे में ग्रेटर देन 2 कौन है, एफ। इसका मतलब ये एफ से पहले लगा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब 100% एफ अपॉन ई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बना, ई इंटरसेक्शन एफ का नंबर और अपॉन में एन ई। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने पॉइंट हैं, मतलब कितने लोग बैठे हैं, 2, और ई में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3, तो आंसर इज 2/3। आंसर चेक कर लीजिए, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा मान के चलो कि बुक में गलत होगा, और जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो वहाँ पे बच्चे, मैं बोलता भी था चेक कर लो, चेक नहीं करते थे, बोले आपने कर दिया मतलब सही होगा, ठीक है ना। और बुक के सुधारते हैं हम लोग क्वेश्चन, एकदम बढ़िया मेथड है ये। मतलब जहाँ लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन पहले लें कौन बाद में, वो आपको सोचना ही नहीं है, आप बहुत बिंदास तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन पता लगानी है कि कौन कौन सी दो हैं। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बढ़िया वाला, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। फिर बोला हुआ है इफ द आउटकम इज एटमोस्ट 1 टेल, तो फिर वही कहानी कि हमें ई लेना पड़ेगा और एक एफ लेना पड़ेगा। ई कहता है एटमोस्ट 1 टेल, अब एफ क्या कह रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल हैव अपीयर्ड, तो बोथ हेड एंड टेल अपीयर्ड। ये हमारी दूसरी हो गई कंडीशन, दोनों आ गई। अब हम इन दोनों से अपने सेट बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ई का सेट बनाते हैं, तो कितने, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 2 बार। बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए,
तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आएगा, मतलब है टेल आ गया हेड के साथ या हेड के संग टेल, मतलब पहला टेल दूसरा हेड और पहला हेड दूसरा टेल। ठीक है, तो एक टेल की बात हो गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, इसका मतलब है हो सकता है कि एक भी टेल ना आया हो, तो दोनों हेड। कंडीशन हो गई एटमोस्ट टेल की। अब एफ पे आ जाओ। बोला बोथ हेड एंड टेल अपीयर, इसमें टी एच और एच टी आएगा क्योंकि उन्होंने बोला दोनों अपीयर हो। इसका मतलब है किसी एक कॉइन पे टेल आया होगा, किसी दूसरे पे एच आया होगा, और हमें पता नहीं है, तो हमें दोनों लेनी पड़ेगी कंडीशन की, या तो पहला टेल दूसरा हेड, या तो पहला हेड दूसरा टेल। अब हम ऑब्वियस सी बात है क्या निकालेंगे, इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि बिना उसके तो फॉर्मूला बनेगा नहीं। तो इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन में टी एच और एच टी कॉमन आ गए। ठीक, सेट थ्योरी वाला लॉजिक। अब आता है फिर हमारा वही घूमता फिरता हुआ सवाल कि ई अपॉन एफ या एफ अपॉन ई। तो अब आप खुद ही सोच लो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हेड एंड टेल हैव अपीयर्ड, मतलब कि आपका व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी किससे पहले लगा हुआ है, एफ से पहले। इसका मतलब है एफ अपॉन ई निकालना है। एफ अपॉन ई फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ई। ई इंटरसेक्शन में 2 और ई में 3, आंसर इज 2/3। इसका भी आंसर 2/3 आएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, बढ़िया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। टुगेदर या साइमल्टेनियसली। आगे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन शो हेड। तो अब वही लेट ऑल कॉइन्स शो हेड और एफ। तो आगे पढ़िए, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शो हेड, एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शो हेड। ठीक, ये हो गई। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। तो क्या बनेगा, सेट बनेगा पहले ई का। ई का बनाया, बोला ऑयल कॉइन शो हेड, और कॉइन कितने, 3। इसका मतलब तीनों पे हेड आएगा। ये हो गया ई। फिर क्या बोला है, एफ में बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शो हेड। एफ में इसका मतलब है कि कम से कम एक हेड तो आए। तो देखो ऐसे आएगा, कैसे बनाते हैं वो सीखो। हेड टेल टेल, पहले एक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट वहीं पे लगा हुआ है, तो हेड टेल टेल। अब हेड को आगे बढ़ाओ, फिर हेड को आगे बढ़ाओ, वन वाली कंडीशन कंप्लीट। अब ऐसा हो सकता है कि 2 टेल आई हो, सॉरी 2 हेड आए हो, क्योंकि एटलीस्ट वन था ना, तो 2 हेड ले लिए। अब टेल को पीछे बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, 2 की कंप्लीट। अब बोला हुआ है कि एटलीस्ट वन हेड, मतलब 1 का हो गया, 2 का हो गया, तो अब ऐसा भी हो सकता है तीनों पे हेड आया हो। बन गई कंडीशन। अब ई और एफ का इंटरसेक्शन लिया, एच 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 कॉमन आ गया। प्रोबेबिलिटी कहानी फिर वही कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालें कौन सी, ई अपॉन एफ वाली या एफ अपॉन ई वाली। फिर वही तो देखते हैं, अपने गुरु मंत्र पे जाते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन शो हेड। क्लियर है, ऑल कॉइन शो हेड कौन सी हमारी, ई वाली है। इसका मतलब है ई अपॉन एफ निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा अपना ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, सॉरी नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी वाला भी लगा सकते हो निकाल के। अब ई इंटरसेक्शन में 1 है, और एफ में कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज 1/7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1/7 करेक्ट। तो समझ आ गई बात कैसे करना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब आपका काम क्या है वो करो, और फिर जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा वो मैं ही करवाऊंगा। बाकी आप आज आप करके देखो, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन करेंगे होमवर्क में, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, एक 9 कर लो, एक 10 कर लो, 11, 12, 14,
बस यही करो आप। 8, 9, 10, 11, 12, 14 ये आपके होमवर्क हैं। तो जो क्लास में वर्क हमारे लिए अब कल के लिए बच जाएगा वो कौन कौन से हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 13 बच जाएगा, वो बताऊंगा। 15, 16, 17 ये आपके हम कल के वीडियो में अपडेट कर देंगे। एंड इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, जो कि मतलब कहने की है। कराऊंगा तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही, फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ यूज़ नहीं करने। सिंपल है, जैसे जैसे शीट करी थी वैसे ही क्वेश्चन है, बल्कि उससे भी हलवा ही क्वेश्चन है इसमें। और फिर इसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उसमें भी मुझे थ्योरम नहीं बतानी है, सीधा ट्री डायग्राम बना के बताऊंगा। जैसे थ्योरम बनती है वही उसी से आप करेंगे क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाएंगे। फिर हम इन दोनों की शीट जो है वो कंबाइन करेंगे। क्लियर है? इतने से आपका प्री बोर्ड में भला हो जाएगा। ठीक है, जो आपको बताया गया है। अब बेस थ्योरम इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी, तो लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं फिर भी कि हो जाए। बाकी टेंशन मत लो, आप अब बस करते रहो, सब चीज़ें समझते जाओ कि एक एक चीज़ जो आपको समझाई जा रही है, मैं बहुत शिद्दत के साथ एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। आप भी अपनी पूरी जान लगा दीजिए इसको तैयार करने में। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।